साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए सुपर टेट के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपका सुपर टेट में संविधान का एक टॉपिक है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट नोट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आप देख रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें बताया 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में हुई थी। अब देख रहे हैं आप, दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कन्फ्यूजन होता है साथियों। अगर आपसे पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। अगर उसमें स्थायी और अस्थायी नहीं देता है और पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो संविधान के निर्माण में साथियों आप देख रहे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें संविधान सभा के निर्माण में लगे थे। इसको याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। साथियों याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949, कितना है साथियों, 26 नवंबर 1949। इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान पारित हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950, अर्थात 2 महीना, यानी 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और 26 जनवरी, फिक्स 2 महीने बाद अपना संविधान लागू हुआ था। चूँकि संविधान बनकर 2 महीने पहले तैयार हो गया था, उसके बाद 2 महीने बाद लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों के अगला क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो साथियों वे है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और संविधान के किसी भी अंश को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राज्य की अखंडता, इन 3 शब्दों को, ये हैं 3 शब्द, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा, यानी आपका 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। उसी के थ्रू समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगर साथियों पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो संविधान निर्माण में भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए,
समितियां हैं, कुछ उनके अध्यक्ष हैं संविधान के। जैसे संविधान की पहली समिति है संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों याद रखना कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद तीसरी समिति है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपकी अगली समिति है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक साथियों वेरी मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट कर लेना और अच्छी तरीके से कर लेना। ये बहुत अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली है आपका संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपनाम से जाना जाता है लोहे पुरुष। आपके पूछे यदि लोहे पुरुष कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, इस सरदार की जो उपाधि है इनको एक उपाधि किसने दी थी, तो इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाएं हैं उन्होंने दी थी। इन्होंने क्या किया था कि एक बार बारदौली में महिलाओं की सुरक्षा की और उनका नेतृत्व किया, तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। ये देखना एक उप समितियाँ हैं दो। इसके पहली मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद देख लेंगे साथियों, ये स्लाइड उल्टी हो गई थी, मैं भाई इसको सीधा करता हूँ। ये देखिए इसमें देखना अगला आपका क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। इसमें आप देख रहे हैं 24 जनवरी 1950। आपका राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। जन गण मन, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट और याद करो कि जन गण मन को आप गाने में कितना समय लेते हैं, कितना समय लगता है, तो जन गण मन अपने राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लिया जाता है। और सावधान की मुद्रा में इसको सावधान की मुद्रा में खड़े होकर 52 सेकंड में पूरा किया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रगान को लघु यानी लघु टाइम में कितना है इसका, तो आप इसको कहेंगे 20 सेकंड। शॉर्ट टाइम कभी कभार क्या हो जाता है, ऐसा समय आ जाता है या कुछ संकट का समय होता है और राष्ट्रगान को गाना पड़ता है, तो उसका लघु समय है 20 सेकंड। इसको 20 सेकंड में पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो आप देख रहे हैं राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। आप देख रहे हैं ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसके रचयिता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है, ये आनंद मठ में है। ये आनंद मठ क्या है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कृति है। उसमें एक ये कृति मानो या इसको पुस्तक मानो, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसके अंदर आनंद मठ के अंदर अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा गया है। इसलिए कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, आप लगाएंगे आनंद मठ। फिर आगे आता है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। अब राष्ट्रीय गीत के रचयिता तो आपको दिख रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। साथ ही यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। अब अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु। ये तो आप सब जानते हैं कि बाघ है।
और इससे पहले अगर पूछता है कि पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो आप शेर लगाएंगे। अब पहले बाघ था, अब शेर क्यों कर दिया गया है, इसका क्या कारण है? तो देखो इसका क्या कारण है कि ऐसा पाया गया है कि ये बाघ है ये शेर से अधिक फुर्तीला है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि बाघ की जगह शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है साहब। आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अब चलो आगे चलते हैं। ये भी स्लाइड उल्टी है, इसको मैं सीधी कर लेता हूँ। हाँ, अब देखें, ये फैक्ट हैं भाइयों, थोड़े सिंपल हैं, लेकिन कभी कभार अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो यहीं से एग्जामिनर आपको फंसा देता है। अगला देखें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आप देखते हैं हिंदू धर्म में बरगद की पूजा भी की जाती है, जैसे बरगद, पीपल, तुलसी, ये पूजनीय वृक्ष हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और अगर पूछता है आपसे राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल दोस्तों एक गलत लिख गया है, ये राष्ट्रीय फल नहीं है, राष्ट्रीय फल आपका आम है। ये आप गलत मिस प्रिंट है इसमें, तो इसको अपन क्रॉस करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, चूँकि वो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो वही उसने मिस प्रिंट हो गया है। आगे चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, या ऐसा लिखा आता है गंगे डॉल्फिन। अगर आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आपको पता है जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? देखो साहब, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। कौन सा? ये शक संवत। शक संवत है। जो किस पर आधारित है? शक संवत पर है, लेकिन कभी कभी शक संवत ऑप्शन आ जाता है और कभी कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड उल्टी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान अतिक्रमण करने पर। संविधान अतिक्रमण क्या होता है दोस्तों? कि संविधान का यदि वो उल्लंघन करे या संविधान के साथ खिलवाड़ करे, तो राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि समझौता किसके नाम से होता है? यानी जो विदेशी मामलों पर समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। अगला है, भारत में क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? भारत में क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है। और आप देखते हैं कोई बड़ा क्राइम हो जाता है या कोई कुछ कर देता है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि साहब राष्ट्रपति यदि क्षमा कर देगा तो आप क्षमादान मिल जाएगा। तो यानी भारत में क्षमादान की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन बुलाया जाता है? तो आपका अनुच्छेद है 108। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए श्रीमान कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो आप लगाएंगे 245। कितना है? 245। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, तो आप लगाएंगे इसमें 12 सदस्य राज्यसभा में। अगर आपसे पूछता है कि संघ सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 233 होते हैं। इसमें आपसे 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
तो आप बताएंगे वर्तमान में न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ग्राफ है, इसमें ग्राफ के द्वारा अपन समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैं इसको पहले सीधे में पढ़िए, विदेशी स्रोत। कुछ विदेशी स्रोत हैं, यानी जो अपना संविधान बना है वो किसी राज्य से कुछ लिया गया, किसी देश से कुछ लिया है, किसी देश से कुछ लिया है। इस प्रकार एक चार्ट बना हुआ आप इसमें देख रहे हैं, विदेशी स्रोत। यानी विदेशी स्रोत का मतलब है अपना संविधान को आप जानते हैं उधार का थैला कहते हैं। यानी उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना संविधान कुछ देशों से कुछ लिया गया है, कुछ देशों से कुछ लिया गया है, यानी अब इसलिए अपने संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। अगला देखो आप, जर्मनी से क्या लिया गया। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं सीधे में कि जर्मनी से क्या लिया गया है। आप देख रहे हैं कि जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जब देश पर संकट होता है या किसी कारण से, तो उस पर क्या लगाते हैं, उस समय लगाते हैं आपातकाल। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अगला है, देखिए श्रीमान, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और क्या राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या उसका शक्ति होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, राज्यपाल की पूरी नियुक्ति के बारे में ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, राज्य के पास कौन सी शक्ति होना चाहिए, केंद्र के पास कौन सी शक्ति होना चाहिए, ये सब कहाँ से लिया गया है? अपना कनाडा से। अब आप देखिए, मैं इसको घुमा लेता हूँ। अगला है, अब देखिए आप आयरलैंड देखिए, एक साफ दिख रहा है, हाँ। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा उपाधियां देना, जैसे राष्ट्रपति महोदय कई उपाधियां दे देते हैं किसी को भी, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन संघात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ये अपने कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं, इसको मैं और मूव कर लेता हूँ, हाँ। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्अवलोकन, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाअभियोग, ये लगाते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। और रूस को पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। हर किसी मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? 14। और आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले संपत्ति का अधिकार शामिल था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले कोई भी किसी की भी संपत्ति हड़प लेता था तो कहता मेरी संपत्ति है। इसलिए शासन ने क्या किया कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया है। इसलिए अब अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? 6। तो मौलिक, इस प्रकार मौलिक अधिकार हैं 6 और मौलिक कर्तव्य हैं 14। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन करते हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरीक़ा से कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है आपका कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है इसमें। अगला समानता का अधिकार। अब पूछते हैं साथियों कि समानता का अधिकार का
देखो इसमें क्या है कि अपने सुपर टेट या अन्य में जहाँ पे संविधान अपना टॉपिक होता है तो उसमें क्या है कि डीपली भी एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे इसमें है अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बताया थी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? पहले तो ये देखिए कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित है। और इस समानता का अधिकार का मतलब क्या है? समानता का अधिकार का मतलब है कि अपने भारत देश में ऊंच नीच जाति पाति धर्म को भुला करके सभी को समानता का अधिकार है। सभी समान हैं, चाहे धर्म के मामले में हो, शिक्षा के मामले में, कोई किसी को रोकेगा नहीं, यानी ऊंच नीच नहीं करेगा। इसलिए सभी को सभी प्रकार से समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि समानता का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णन है। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें, मतलब कानून के खिलाफ नहीं जाना है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे कि आप चाहो तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, हर काम करने में स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी कोई आप पे बंधन नहीं होता है। ये होते हैं आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है साथियों? शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे क्या होता है कि आजकल आप देख रहे हैं, अब तो ये है कि जैसे बड़ी जातियां छोटे जातियों को या मजदूरों को किसी शोषण करते हैं, तो इसके विरुद्ध इसमें बताया गया है, इसमें कानून बनाया गया है, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसमें वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कोई भी किसी भी धर्म को बदल सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप सिख हैं, कि आप ईसाई हैं तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म को अपना जा सकता है और कोई किसी भी मंदिर मस्जिद दरगाह में पूजा अर्चना कर सकता है। ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है कि सभी को अपनी संस्कृति अपनाने का अधिकार है। और मुख्य है शिक्षा का अधिकार। गरीब हो अमीर हो किसी भी धर्म का हो, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। ये अधिकार समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा का पावर दिलाता है, शिक्षा का अधिकार दिलाता है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसका मतलब है कोई भी संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला है साथियों स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए आपको किस किस की बोलने की, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर और अंदर अपन घुस गए हैं। देखो बोलने की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का में दर्शाया गया है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आपके मीडिया वाले भैया होते हैं, ये कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनको कोई रोक छेड़ नहीं होती ना। ऐसी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में दर्शाए। शांतिपूर्ण एकत्रित होना बिना हथियार के, जैसे कि अपन आंदोलन करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी पेपर लीक हो रहे हैं, तो जैसे अब बच्चे हैं जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो उनको अधिकार है ना अधिकार मांगने का, तो शांतिपूर्ण कर सकते हैं। उग्र तरीका से नहीं, ये नहीं कि आपको अधिकार है तो आप उग्र तरीका से करो, तोड़ फोड़ करो और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, ऐसे नहीं करना है। यानी शांतिपूर्ण एकत्रित होना है बिना हथियार के, और अनुच्छेद 19 खा में इसको आपके बताया गया है।
अगला है संघ बनाने की स्वतंत्रता। बिल्कुल साहब, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ में रह सकते हैं। अगली है संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप झारखंड के हैं तो आप भैया आप दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। आप संपूर्ण देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 19 घ में बताया गया है। देश में निवास और बसने की स्वतंत्रता, ये आपको अधिकार दिलाता है कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर आप रह सकते हैं और आपको कोई रोकछड़ नहीं होगी। ये अनुच्छेद 19 अ में बताया गया है। अब मैंने आपको बताया था ये संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये 44वां संशोधन हुआ था आपका 1978 में, इसको हटाया गया है कौन से में, और 300 का में इसको दर्शाया गया है। मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया है कि संपत्ति के क्या होता थे कि जो पावरफुल मैन होते थे वो किसी भी की संपत्ति को हड़प लेते थे, बोल देते हमारी संपत्ति है, तो कानून उनकी संपत्ति हो जाती थी। इस प्रकार तो अन्याय होता था, इसलिए संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अगला है व्यापार की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकते, ये आपको अधिकार दिलाता है 19(6). अगला है स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। मैंने वहाँ 14 बताया था, वो 14 नहीं है, वहाँ 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपकी हर बुक में आपको आगे के पृष्ठ पे मौलिक कर्तव्य और पीछे के पृष्ठ पे मौलिक अधिकार देखने को मिल जाते हैं, किसी भी किताब में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ शपथ हैं, जैसे संविधान के कुछ संवैधानिक पद होते हैं, इनमें कौन किसको शपथ दिलाता है। देखिए पहला पद है राष्ट्रपति का पद। अब ये राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति महोदय का पद है, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को कौन, मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश अपनी इच्छा से त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। अगर उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाना है तो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति महोदय। अगर राष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र देना है, इस्तीफा देना, तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अगला है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को। अगला है राज्यपाल। यदि राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाना है तो एससी का मतलब है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य जज, इनको ये शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय को। यदि राज्यपाल महोदय को अपना त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल महोदय त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। अब आते हैं अपने मुख्यमंत्री। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा, चुनाव चलते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल को यदि त्यागपत्र देना है, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देता है, राज्यपाल को। और लोकसभा अध्यक्ष, अब लोकसभा अध्यक्ष को क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष शुरू में होता ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का एक होता है प्रोमेट स्पीकर, प्रोटो स्पीकर बोलते हैं उसको। तो कुछ समय के लिए अस्थायी जो वरिष्ठ होता है उसको कुछ समय के लिए स्पीकर बना दिया जाता है, फिर वो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष स्थायी, मतलब स्थायी मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए स्थायी, मतलब जब तक उनका 5-6 साल जो कार्यकाल होता है उसमें वे अपना कार्यकाल तक रहते हैं। यदि उनको त्याग पत्र देना होता है तो अपने उपाध्यक्ष महोदय को देते हैं। अब इसमें क्या है, हम आपको देखो सीधा सीधा बताते हैं, आपको सीधा समझाते हैं। बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति और अपने राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश केंद्र पे, केंद्रीय लेवल के। तो ये क्या है कि आप ऐसे याद करो, ये एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा तो मुख्य न्यायाधीश,
अगर मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, है ना। ऐसे ही, और ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, देखिए आपके प्रथम राष्ट्रपति, आप सब जानते होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह आप पाटिल हैं। अगर आपसे पूछता है प्रथम उपराष्ट्रपति, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा होती है, राज्यसभा स्थायी सदन होती है, और लोकसभा अस्थायी सदन होती है। और राज्यसभा लोकसभा दो उच्च सदन होते हैं, और इसलिए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हमेशा उपराष्ट्रपति। जो उस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत की अगर पूछे प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो आप सब लगाएंगे इंदिरा गांधी। अब आपसे पूछा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी है, तो मीरा कुमार है। और सबसे अल्प समय यानी सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक फैक्ट है, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, कमेंट करके बताएं। तो जय जवान जय किसान नारा दिया था अपने लाल बहादुर शास्त्री ने। और अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें क्या जोड़ दिया, जय विज्ञान। आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लासेस को अपन यहीं विराम देते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप अपने जेके एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आपको मैं इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, और जिससे कम समय में आपकी इसी प्रकार स्टडी मैं पूरी अल्प समय में ही करवा दूँगा। धन्यवाद।